हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र का बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं शुरू कर रहे हैं अभी। और इससे संबंधित बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की बात हम कर चुके हैं पहले। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा 40 मार्क्स का, उसके लिए भी आपको जो समस्या का चयन है वो आपको आपकी इसी पुस्तक से करना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है अपराध। और हम सभी जानते हैं कि समाज द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो आदर्श स्थापित किए जाते हैं, उन नियमों और आदर्शों में असंतुलन की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। उनको मानने वालों में, उनको स्वीकृत करने वालों में कुछ व्यक्ति उन नियमों आदर्शों का पालन करते हैं और कुछ उनका पालन उचित तरीके से नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करते हैं वह विचलित व्यवहार कहलाता है। और यदि यह जो क्रिया है उसकी, नियमों के उल्लंघन की, यदि यह अन्य लोगों के लिए घातक भी होती है तो उसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और अपराध का पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक समाज है तब तक अपराध भी रहेगा, इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे हम विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो समाज में बढ़ने वाली जटिलताओं के साथ जो अपराध है वो अपराध भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसे ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरूढ़ियों, सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है, नियमित करता है। और इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है, कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। अपराध एक सार्वभौमिक घटना है। संसार के किसी भी क्षेत्र में यदि हम देखें तो अपराध की उपस्थिति हमें सभी जगह देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी भी अवधारणा जो है वो बदलती रहती है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जा सकता है और दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। तो ये अपराध के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी हम सभी के पास होती है। और यदि हम इसका अर्थ देखने की कोशिश करें तो जो अपराध है इसको सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखने की कोशिश करें तो एक जो समाज विरोधी जो कार्य है उसको अपराध की संज्ञा दी जाती है। और बहुत सारे जो विद्वान हैं उनकी डेफिनेशंस महत्वपूर्ण हैं इसके लिए। जैसे एलियट और मैरिल के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने लिखा है कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसी प्रकार से मॉवलर ने अपनी पुस्तक डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, वहाँ वे लिखते हैं कि अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन माना जाता है। इसी प्रकार क्लिनार्ड ने सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर में लिखा है कि अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। तो अनेक जो विद्वान हैं वो इसकी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या की जब हम बात करते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि हम अपराध को देखते हैं तो इसमें अपराध की जो परिस्थितियां हैं उन पर बहुत जोर दिया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। और हम अपराध के परिणामों पर बहुत अधिक जोर नहीं देते, बल्कि जो किन कारणों से कोई अपराध हुआ और फिर इसके बाद में इसके परिणाम के रूप में जो स्थितियां सामने आती हैं और नियंत्रण करने के लिए इसको जो दंड है, उस दंड के बजाय सुधार से हमारा संबंध अधिक है। और जब सामाजिक दृष्टि से यदि हम परिभाषा को देख रहे हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से, और इस दृष्टि से यदि हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें तो जो अपराध है वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो बाधा उत्पन्न करता है। अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर होता है
और वे कार्य जो मूल्य आदर्श को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। अपराध समाज व्यवस्था में एकता के लिए खतरनाक समझा जा सकता है, और अपराध वह कार्य है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो समाज द्वारा, जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो, और अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वे दोहराए न जाएं। और इसी प्रकार से यदि कानूनी दृष्टि से हम अपराध को देखने की कोशिश करें तो एक देश के प्रचलित कानून के अनुसार निर्धारित एक ऐसी क्रिया जो कि कानून के अनुसार दंडनीय है उसको अपराध की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। जैसे टॉफ्ट के अनुसार उन्होंने क्रिमिनोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। इसी प्रकार मॉवरर ने लिखा है कि अपराध वह क्रिया कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। और इसी कड़ी में लैंडिस एंड लैंडिस का नाम आता है, जिनकी पुस्तक है सोशल लिविंग, और वह कहते हैं कि अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। और हेकरवाल इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखते हैं कि कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। तो यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो एक ऐसी क्रिया जो कानून के अनुसार दंडनीय है, कानून ने जो कुछ नियम बना रखे हैं केवल वे ही कार्य या व्यवहार अपराध माने जाएंगे जो उसके अनुसार दंडनीय है, और दूसरा देश के प्रचलित जो कानून है उसके अनुसार उनका निर्धारण किया जाता है। तो जो अपराध की जो कानूनी व्याख्या है इसमें भी 6 बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अपराध किसी भी समाज में एक समय विशेष में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है। अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है। अपराध में अपराधी इरादा होना बहुत आवश्यक है, और इसमें व्यक्ति द्वारा कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करना भी आवश्यक है। अपराध का संबंध दंड से है, और अपराध का संबंध सामूहिक हित एवं कल्याण से भी है। तो ऐसे कार्य जो समूह कल्याण को ठेस पहुंचाते हैं राज्य उन्हें कानूनन अपराध घोषित करता है। तो ये कुछ इसकी जो अर्थ और इसका परिभाषा है। परिभाषा इसकी 2 प्रकार से सामाजिक दृष्टि और कानूनी दृष्टि से हमें देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही अपराध के लक्षण यदि हम देखने की कोशिश करें तो वे इस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। हमें हानि नज़र आती है। अपराधी क्रिया का परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की शारीरिक मानसिक आर्थिक हानि हो और समाज को नुकसान होता है। इसमें क्रिया होती है जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया ना करे और अपराध करने का केवल मन में विचार ही रखे तब तक इसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसके लिए केवल सोच नहीं बल्कि पर्याप्त इरादे के साथ में विचार का जो क्रिया रूप है वो क्रिया रूप का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। कानून के द्वारा निषेध कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित न कर दे। तो जैसे अंतर्जातीय विवाह सामाजिक दृष्टि से साधारणतः अनुचित माना जाता है, किंतु कानूनी दृष्टि से ये अपराध नहीं है, तो इसे हम अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। अपराधी उद्देश्य का होना जरूरी है। अपराध निर्धारण में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। जानबूझकर इरादतन किया हुआ कानून विरोधी कार्य ही अपराध कहलाता है, और अनजाने या बिना इरादे के या भूल से यदि कोई कार्य ऐसा हमसे हुआ है तो उसे हम अपराध की श्रेणी में रख तो सकते हैं, लेकिन उसे इतना गंभीर नहीं मानेंगे जितना कि पूर्व इरादे से किए गए कार्य को माना जाता है। और जब दंड का निर्धारण किया जाता है तो न्यायाधीश इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि अपराधी द्वारा अपराध जानबूझकर किया गया है या फिर परिस्थितिवश और अनजाने में हुआ है। उससे उद्देश्य और व्यवहार में सहसंबंध देखने के लिए मिलता है। तो अपराध के लिए उद्देश्य अपराधी उद्देश्य के साथ ही क्रिया का होना भी आवश्यक है। उद्देश्य विहीन क्रिया या क्रिया विहीन उद्देश्य अपराध नहीं होगा। इनका दोनों का जो संबंध है और दोनों का जो प्रकटीकरण है वो साथ साथ होना आवश्यक है। व्यवहार और हानि में सहसंबंध हमें देखने के लिए मिलता है। हानि और व्यक्ति का व्यवहार भी सहसंबंधित होना चाहिए। हत्या एक वह अपराध है किंतु जब तक हत्यारे का पता नहीं चले तब तक अपराध का निर्धारण नहीं होगा। अतः हानि और व्यवहार दोनों के ज्ञात होने पर ही अपराध का पता लगाया जा सकता है। दंड हमें देखने के लिए मिलता है। अपराध करने पर राज्य या समाज अपराधी को दंड देता है। यह दंड शारीरिक कष्ट या जुर्माना आदि के रूप में हो सकता है। दंड के भय से ही कानून का पालन होता है। बिना दंड के कानून
खाली नाम है। तो बिना शक्ति के कानून ऐसी आग है जो ना स्वयं जलती है, ना किसी प्रकार की रोशनी देती है। तो इस प्रकार से जो अपराध का अर्थ, परिभाषा और अपराध के लक्षण हमने अभी डिस्कस किए, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।